बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्लेन फिगर्स एंड पॉलीगन्स की आरटीपी, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट। समतल आकृतियां तथा बहुभुज इस चैप्टर का नाम है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, अभी जल्दी इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में, तो डरने की जरूरत है नहीं बेटा। मैं सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करा दे रहा हूं आपको। जैसा कि हर बार बोलता हूं कि इस बार भी आप सॉल्व करके तभी आना बेटा। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व पहले कर लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना। अगर अभी तक नहीं किया तो मेरे साथ साथ करते रहना, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना। स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट अ 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति द्विविमीय नहीं है। द्विविमीय का मतलब दो विमाएं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई है ना। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। ये एक बॉक्स है ना, क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब एक सॉलिड चीज होती है और जो 2D चीज होती है वो प्लेन पेपर जैसा होता है। तो ये सब पेपर जैसा है, पेपर का कटिंग है। लेकिन ये एक डब्बा है ना, तो ये 3D फिगर है, ये 2D नहीं है, ये 3D है, 3 डायमेंशनल। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुभुज नहीं है। रेगुलर पॉलीगन में बेटा क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें अगर देखो ये जो लाइन छोटी छोटी खींची गई है ना, इसका मतलब यही है कि ये सारे भुजाएं बराबर है। छोटी छोटी लाइंस देखो, 1 2 3 मतलब तीनों बराबर हैं, 1 2 3 4 5 मतलब पांचों बराबर हैं। लेकिन ऑप्शन सी में तुम देखोगे तो यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है। मतलब ये हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर है और बाकी एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, मतलब ये चारों साइड एक बराबर है। तो यहां पे देखो ये 2 साइड एक बराबर है, आपस में बराबर है, और ये चारों साइड तुम्हारे आपस में बराबर है। ठीक है। लेकिन सारे साइड बराबर नहीं है। जब तक सारे साइड बराबर नहीं होंगे तब तक हम उनको समबाहुभुज नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये एक समबाहुभुज नहीं है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए ट्रायंगल हैव, ट्रायंगल के कितने डायगोनल होते हैं बेटा, कितने विकर्ण होते हैं बताओ। ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूं आपको, ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ 0 मतलब क्या, विकर्ण ही नहीं होते। कैसे, एक ट्रायंगल बनाया और विकर्ण क्या होता है कि दो किसी कोनों को मिलाना, दो किसी कॉर्नर को मिलाना जो पड़ोसी कॉर्नर ना हो, जो आसन्न यानी कि एडजेसेंट कॉर्नर ना हो। तो बेटा इससे इसको मिलाओगे तब भी पड़ोसी कोना है यार, ये साइड बन जाएगा। इससे इसको मिलाओगे तब भी पड़ोसी कोना है, साइड बन जाएगा। तो कोई भी विकर्ण त्रिभुज में नहीं होता है। ये क्वेश्चन घुमा के आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि
एक ऐसा पॉलीगन बताओ जिसमें विकर्ण नहीं होते हैं, तो वो होगा ट्रायंगल। छोटे से छोटा पॉलीगन होता है, ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन माने बेटा वो आकृति जो रेखाओं से यानी कि लाइन से मिलकर के बनी होती हो और क्लोज्ड फिगर हो यानी कि बंद आकृति, जैसे ये जैसे ये जैसे ये आपका पंचभुज हो गया है ना, ये भी पॉलीगन। तो ये सारे पॉलीगन्स होते हैं यानी कि बहुभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा चतुर्भुज होना चाहिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो ये आपका कॉन्वेक्स है, एक मिनट, कॉन्वेक्स का मतलब जिसका कोई भी कोण अंदर की तरफ न घुसा हुआ हो, तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। और अगर मैं कॉन्केव बनाऊं तो ये कॉन्केव है। देखो चार भुजाएं हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, लेकिन एक एंगल जो है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसलिए कॉन्केव है यानी कि अवतल है। और ये उत्तल है, जो पूछ रहा है वो यही है। ठीक है, तो कोई भी आपका ये हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उससे मतलब नहीं है। उनके कोणों का जो माप होगा, जो सम ऑफ एंगल्स होगा, वो 360 डिग्री होगा। अभी ये क्वेश्चन जानबूझ करके इसने ना बेटा, ये जानबूझ करके इसने ये ऑप्शन दे दिया है कि ये बताओ कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसने जानबूझ करके कॉन्वेक्स बोल दिया कि कोई कॉन्केव कोई कॉन्वेक्स में उलझा रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, कॉन्वेक्स कॉन्केव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, तो 360 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हो कि सम ऑफ एंगल्स, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स का। क्या फॉर्मूला है बेटा, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4-2 गुणे 180 बराबर 360 डिग्री। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में चित्र में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड कौन है बेटा, जरा देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं, और तीनों एक्सटीरियर एंगल का हमेशा, या फिर 10 हो, 12 हो, 15 हो, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो बेटा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कह रहे एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री है, उसकी कितनी भुजाएं हो सकती हैं। तो भुजाएं इज इक्वल टू, बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या है कि एन एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एन का मतलब क्या है कि कितनी साइड्स हैं, ठीक। एक्स का मतलब क्या है, वन एक्सटीरियर एंगल, एक बाह्य कोण। ये जो है, ये हमने कहा कि एक बाह्य कोण जो है वो एक्स है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू 24 है क्योंकि बाह्य कोण 24 है। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 24 है, कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो एन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो n इंटू 24 बराबर 360 डिग्री। अब यहां से अगर 24 से काटोगे तो 24 से करने 24, 24 पंजे 120, तो n इज इक्वल टू 15, यानी कि उसके पास 15 भुजाएं हैं, 15 साइड्स हैं। ठीक है, इसमें देखो ये अच्छा सवाल है बेटा, ये देखना 7वां। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। अब देखो ट्रायंगल तुमको गिनवाता हूं बेटा, कुल मिलाकर के 5 ट्रायंगल बनेंगे। कैसे, देखो पहले छोटे छोटे ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल मिल गया, 2 ट्रायंगल मिल गया, है ना, ये 3 ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब देखो ये 4 ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला देखना बेटा, बड़ा वाला ये 4 ट्रायंगल हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला 5 ट्रायंगल। तो टोटल इसमें 5 ट्रायंगल है। तो थोड़ा इसमें ध्यान से आपको गिनना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं ये, क्योंकि आप कभी 5 गिनोगे, कभी 6 आएगा आपका आंसर, मतलब एक बार में क्लियर हो नहीं पाता है। इसीलिए इन सब क्वेश्चन को ना अच्छे से थोड़ा डील करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन विथ 6 साइड्स। 6 भुजाओं वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या। यहां बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या, कि फॉर्मूला वो लगा देते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला लगा देते हैं कि कितने विकर्ण होंगे, यानी कि विकर्णों की संख्या जो होगी उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। ठीक, तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये 4 है,
तो इसमें डायगोनल्स 1 2 होते हैं, तो 4 यहां रखा, 4 4 माइनस 3 और बटा 2, तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से कह रहा है कि 6 भुजा यानी कि हेक्सागन है, तो हेक्सागन में बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे ड्रॉ करने दो। तो उसी तरह से अगर हेक्सागन में अगर हम डायगोनल की संख्या देखेंगे तो यहां 6 लिखेंगे, तो 6 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 टोटल हो जाएगा। लेकिन बेटा समझना मेरी बात, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 9 टोटल डायगोनल हैं, टोटल डायगोनल, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, रुक जाओ, 2 और ये 3 हो गए, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक, और 3 3 6 हो गए, ये 7 ये 8 है ना, और ये 9, तो टोटल 9 डायगोनल है। लेकिन आपसे ये कह रहा है टोटल 9 विकर्ण है, आपसे ये थोड़ी ना पूछा है, आपसे ये पूछा है कि भाई ये बता दो कि किसी शीर्ष से, मतलब किसी एक कोने से खींचे गए विकर्ण कितने होंगे, तो 1 2 3, किसी एक कोने से खींचे गए विकर्ण बेटा 3 ही होंगे, 9 ऑप्शन नहीं होगा। यहां तो खैर ऑप्शन 9 है भी नहीं, लेकिन 9 अगर होता भी तब भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, आपको गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन ए फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल, द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इन डिग्री। कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है, हाँ जी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, आपसे क्या पूछ रहा है, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी का मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट आपसे पूछा जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, इसका मेजरमेंट आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे मैं बताता हूं, जरा समझना मेरी बात। पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, इसमें सभी एंगल्स का समीशन 180 होगा, तो 120 और 20 मिला के 140 हुआ, तो ये 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तीनों का मिलाकर के 180 होना चाहिए, है ना। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आओ, इस ट्रायंगल में देखो ये 65 है, ये 40 और ये पूरा एंगल मिलाकर के 180 होना चाहिए, है ना। तो आप इसको मान लो कि x डिग्री है, यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा x प्लस 20, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है ऐसा, x प्लस 20 हो गया, तो x प्लस 20 प्लस 65 प्लस 40 180 के बराबर होना चाहिए जी, है ना। तो x इज इक्वल टू यहां से 55 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, और ए बी डी वही तो है, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूं, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, यहां से स्टार्ट करो, बी पे जाओ, डी पे आ जाओ, तो x की वैल्यू 55 डिग्री। अब जब सबको जोड़ोगे ना तो 180 आना चाहिए, देखो x 55 हो गया, तो 55 और 65 कितना हुआ, 120, और 20 140, और 40 180, ठीक, तो इसलिए 55 डिग्री आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण या फिर बाह्य कोण कह सकते हो 60 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या, अभी फॉर्मूला बताया, एन एक्स इज इक्वल टू 360, भुजाओं की संख्या, एन की वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू 60 दी हुई है, तो आप यहां से एन की वैल्यू अगर रखोगे बेटा, मतलब एक्स की वैल्यू रखोगे, तो ये देखो n इंटू 60 इज इक्वल टू 360, अब यहां से जब काटोगे 60 तो 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC पॉइंट्स PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC and CA respectively. If the area of the triangle ABC is 40 square units, then find the area of the triangle PQR. त्रिभुज ABC में एक बिंदु PQR क्रमशः भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 वर्ग इकाई है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, देखो बेटा बड़ा आसान सवाल है, ट्रिक तुमको आनी चाहिए, ज्यादा डीप में जाना नहीं है। ये है तुम्हारा एक ट्रायंगल, समझना, ये तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल का नाम है ABC, आपसे बोल रहा है कि PQR मिड पॉइंट्स है, किसके किसके, AB के मिड पॉइंट, ये P हो गया, BC का ये Q हो गया, और ये R हो गया, तो PQR ये सारे मिड पॉइंट्स, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो एक और ट्रायंगल बनता है, और आपसे यही पूछ रहा है कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया बता दो बेटा। दिया गया है कि टोटल यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 40 है, तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे छोटे 4 ट्रायंगल इक्वल बन रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4, तो 40/4 कर दोगे तो छोटे ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर जो भी हो 10 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन साइड्स अ ट्रायंगल बी फॉर्म, निम्न में से किन भुजाओं से एक ट्रायंगल का निर्माण संभव है। मैंने आपको फॉर्म मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि दो साइड्स, दो छोटी साइड्स का योग, जैसे देखो बेटा समझना, दो स्मॉलर साइड्स, ऐसे लिख लो, दो स्मॉलर साइड्स का समीशन यानी कि इसका योग जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, बड़े साइड से, तभी एक ट्रायंगल बन सकता है। इसमें छोटा छोटा साइड क्या है, 8 + 7 15, ये 15 और 15 बराबर है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसमें देखो 20 10 30, ये 32 से छोटा है जबकि बड़ा होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं बन सकता। 20 10 30 25 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल ट्रायंगल बन सकता है, ये ट्रायंगल बन सकता है। सी वाला देखते हैं, 18 और 30 48, अच्छा ये भी 40 से बड़ा है तो ये भी ट्रायंगल बन सकता है। बट एक काम करना, यहाँ पे ना जस्ट कीप हियर 35, यहाँ 35 लिख लेना, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, तो यहाँ 35 लिख लेना, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये वाला बन जाएगा। कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। वैसे कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ट्रायंगल की जो दो छोटी साइड्स होती हैं वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ी होती है, मतलब दो छोटी साइड्स का योग का समीशन तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना ट्रायंगल बनेगा नहीं। If the angles of a triangle are in the ratio of 5:2:3, then the triangle could be, यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात इतना है, 5 संबंधित 2 संबंधित 3, तो त्रिभुज हो सकता है। देखो अब ये एंगल दे रखा है, एंगल का रेशियो, तो हमने कहा जी चलो 5 है ना, तो 5x मान लिया, ये 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। अब बेटा आपको एक बात पता है कि इन सभी का समीशन होता है 5x + 2x + 3x, ट्रायंगल के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहां से देखो 5 2 7 3 10, यानी कि 10x = 180 डिग्री, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, x की अगर वैल्यू आ गई तो अब ये देखो 18 पंजे 90 डिग्री, 18 दूना 36 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री। तो बेटा समझना, मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी एक अंश अगर 90 डिग्री का हो गया तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे यहाँ पे मुझे डिटेल में लिखना चाहिए था राइट एंगल ट्रायंगल, चलो ठीक है, मतलब समझ में तो आ ही रहा है, राइट लिखा हुआ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ये तो आइसोसेलेस लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे एंगल एंगल लिख लेना, हो जाएगा काम। इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो बी ए सी एंगल कौन है, सबसे पहले उसको ढूंढते हैं भाई। बी ए सी ये एंगल है, यानी कि ये 75 डिग्री दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ ए सी डी, ए सी डी की वैल्यू पूछ रहा है। ए सी डी मतलब कौन बेटा, ए सी डी माने कौन, ये ए सी डी, देखो ए सी डी, यानी आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, बोलो, इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो समझना मेरी बात, यहां ए भी कह रहा है कि ए बी बी सी के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी किधर गया, ये ए बी है, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए बी और बी सी बराबर हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं हमेशा। क्या बोला मैंने, बराबर भुजाओं के सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, समझे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 75 अगर ये है तो 75 ये भी हो जाएगा, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि 75 ये हो गया। अब देखो ये दोनों मिलकर के 180 होना चाहिए बेटा, तो 180 - 75 घटा दोगे तो 105 डिग्री आपका ये आंसर आ गया, सीधा सीधा बेटा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 105 डिग्री, ओके, देयर इज नो आंसर इन द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम इन द ऑप्शन। चलो तो 105 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सीधी सीधी बात है, कहीं भी यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 105 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन को यहाँ करेक्ट कर लेना। ठीक है, ए सी डी का ही मान तो पूछा था, बिल्कुल सही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों बराबर हो गए, और बी ए सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, जी बिल्कुल ठीक है, बी ए सी 75 डिग्री हो गया, तो ए सी डी का मान, तो ये 75 तो ये भी 75, क्योंकि एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू बी सी, अच्छा जी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ए बी हो गया और इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये बी सी हो गया, तो ए बी और बी सी बराबर है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, तो ये 70 है, ए बी 70 हो जाएगा, 105 डिग्री बेटा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान
और असमान भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप देखो, इसमें एक ट्रायंगल हमने बताया, अरे भाई ट्रायंगल तो बन जाए यार ढंग से। देखो ये ट्रायंगल बनाया बेटा, है ना। इसमें क्या कह रहा है समझना बात, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, समान भुजाओं की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और अनइक्वल का 15, मतलब ये 6 6 ये 15 हो गया। तो पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए सबको ऐड कर देते हैं, तो 6 + 6 + 15, 6 6 12 और 15 27, तो 27 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है जी, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस सच दैट देयर एरियाज आर इक्वल। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम को सेम बेस पे बनाया गया है, एरिया इक्वल है। इफ एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100 मीटर देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल 200 मीटर इसका आंसर होगा, बताता हूँ कैसे, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बेटा स्किप भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है फिर भी बताता हूं मैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण एक ही आधार पर इस प्रकार किया गया है कि उनका क्षेत्रफल बराबर हो। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 100 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखो यहां हम सबसे पहले तो ना एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये ऐसा बनेगा समांतर चतुर्भुज, है ना। ये समांतर चतुर्भुज आपका बन गया, अरे जैसा भी बना हो बेटा समझ लो मान लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल भी इसी बेस पर एक ट्रायंगल भी बनाया गया है, कुछ ऐसा एक ट्रायंगल इसी बेस पे बनाया गया है। वो ट्रायंगल कौन सा है मैं बताता हूं, वो ट्रायंगल आपका है ये वाला, ये देख रहे हो ये पीला पीला ये वाला जो पीला मैं शेड कर रहा हूं, ये वो आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि दोनों का एरिया सेम है। देखो बेटा अगर ऐसा कुछ सीन आता है और दोनों का एरिया, किसका एरिया, ये वाला एरिया, जो ये एरिया है आपका, ये एरिया और जो ट्रायंगल का एरिया है अगर सेम है और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दी हुई है तो ट्रायंगल की ऊंचाई इसकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 100 मीटर दिया हुआ है तो ये 200 मीटर हो जाएगा। ज्यादा इसमें नहीं समझना बेटा, आगे बढ़ते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय टू डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल देन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइंस विल ऑलवेज बी ए। यदि दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाए तो इन 4 रेखाओं से बनने वाला चतुर्भुज हमेशा एक होगा। देखो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक, इनको 2 अलग अलग तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जा रहा है, समझे। तो ये हमेशा कैसा चतुर्भुज बन रहा है बेटा, पैरेललोग्राम तो जरूरी नहीं है बने, स्क्वायर भी नहीं, लेकिन नन ऑफ दिस होगा, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा बेटा। हमेशा पैरेललोग्राम बने जरूरी नहीं है, कभी कभी बन सकता है, कभी कभी स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन एक चीज जो होगी वो हमेशा होगी, क्या बोलो, एक चीज होगी हमेशा होगी, वो होगी कि ये एक समलम चतुर्भुज है, यानी कि ट्रेपेजियम है, यानी कि ट्रेपेजॉइड है। तो ये एक समलम चतुर्भुज तो हमेशा होगा, एक समलम चतुर्भुज हमेशा होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कौन बेटा, जेड कहां है, पैरेललोग्राम है, क्या है ये समांतर चतुर्भुज, हाँ जी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज यहां देखो, ये मैंने बोला था कि जब इस तरह का साइन हो तो वो है 90 डिग्री, तो अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री हो गया, तो एक्स की वैल्यू 90 हो गई, ठीक। एक्स की वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री हुई बेटा, तो ये ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल से आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का समीशन होता है 180, यानी कि y + 90 + 30 इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री, समझे कि नहीं, y की वैल्यू 120 हो जाएगी। अब जब y की वैल्यू आ गई बेटा 120, तो देखो z की वैल्यू पूछा जा रहा है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो z की वैल्यू भी 120 हो जाएगी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ऑप्शन डी, थोड़ा कठिन इसको मान सकते हो लेकिन दैट्स ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है बेटा। तो सबसे पहले तो देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो इसका एरिया हो गया 4 × 4 इज इक्वल टू 16, है ना। अब एक चीज और देखो, ये पूरा 6 सेंटीमीटर का है, जबकि यहां तक है 4, तो यहां ये ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 2 हो गया,
है ना। 2 और 4 मिलाकर के टोटल 6 होने चाहिए। तो ऊपर ये हो गया बेटा, ये 2 हो गया, यानी ट्रायंगल की हाइट 2 हो गई, और ट्रायंगल का बेस है 4, क्योंकि ये स्क्वायर के बेस पे टिका हुआ है, तो ट्रायंगल का बेस है 4। तो ट्रायंगल का एरिया हम सभी जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे बेस कितना है 4 है, और हाइट है 2, यानी कि ट्रायंगल का एरिया हो गया 4, ट्रायंगल का एरिया 4 और स्क्वायर का एरिया 16। तो टोटल एरिया ये मिला करके हो गया 4 + 16 इज इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, डी ऑप्शन। ठीक है। अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाई 52 मीटर, फील्ड ऑफ, यहाँ पे डायमेंशन होना चाहिए बट ठीक है, एंड इज टीदर टू वन कॉर्नर बाई ए रोप 21 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। एक घोड़े को 70 मीटर गुणे 52 मीटर के आयताकार मैदान के अंदर चरने के लिए रखा गया है, और एक कोने में 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, वह कितना क्षेत्रफल चर सकता है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। ये मान लो यहाँ एक घोड़ा है, ये रहा आपका घोड़ा, है ना, 4 पैरों वाला घोड़ा, ये चर रहा है, तो कितना चरेगा, इतना ही तो चरेगा, ये जो एरिया है इतना तो ही ये चर पाएगा, और ये एरिया एक सर्कल के एरिया का 1/4 भाग है, 1/4 पार्ट है, एक सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट है, समझ रहे हो। ये एरिया एक सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट है, और उस सर्कल का रेडियस है 21, ये देखो ये है उस सर्कल का रेडियस 21 है। तो आप एक काम करो, आपको रेक्टेंगल से मतलब ही नहीं बेटा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ये फालतू दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लोगे, सर्कल का एरिया यानी कि ये जो आपका वृत्त है उसका एरिया, वो हो जाएगा πr², यानी कि 22/7 गुना 21 गुने 21, ये सर्कल का एरिया हो गया। और चूंकि उसका 1/4 भाग ही ये चर सकता है, तो एरिया ऑफ सर्कल में 4 का भाग दे दोगे तो 4 कर दोगे। यहां से देखो, यहां से डायरेक्ट निकल रहा है, 7 3 के 21 हो गया, और ये 21 गुणे 22 और बटे 21 गुणे 22 गुणे 3/4, ये कर लो तो डेसिमल में आंसर आपका आ जाएगा। कितना आएगा मैं बताता हूँ, 21 गुणे 22 और गुणे 3 और डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 346.5। बेटा ये कैलकुलेट कर लेना, तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 346.5 मीटर स्क्वायर, है ना। इसमें जानबूझ के आपको फंसाने के लिए इसने ये रेक्टेंगल दे दिया था कि बड़ा सा रेक्टेंगल है, इसका बस इतना सा मतलब है कि भाई वो इतना ही चर सकता है, यहाँ पे बस इसने बाउंड्री लगा दी, बस रेक्टेंगल का इतना ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, रेक्टेंगल का यहाँ पे यूज इतना ही है। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई से कुछ खास मतलब हमको है नहीं, है ना। लेकिन मतलब तब हो सकता था जब रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई इतनी होती कि ये घोड़ा बाहर चला जाता तब, लेकिन घोड़ा तो अंदर ही है तो कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान आसान से सवाल थे ये, पॉलीगन्स के, प्लेन फिगर्स के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने छोड़ने के लिए बोला वो छोड़ देना, बाकी ठीक है बेटा, है ना, कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ करके थोड़ा एक्स्ट्रा एड्स लेने की कोशिश की है ताकि आपको परेशानी ना हो, सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाओ। तो आसान से आसान क्वेश्चन भी बताया, देखो एकदम बिल्कुल ये लल्लू पल्लू क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया, और लास्ट में एकदम अच्छे क्वेश्चन भी बताया। तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ आपको, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही एग्जाम निकलेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।